हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में प्रोटोप्लाज्म के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। हमने जाना कि प्रोटोप्लाज्म में कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे इलास्टिसिटी। एक तरह का कोलाइड होता है तो उसमें कोलोइडल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसके बारे में हमने जाना। इस लेक्चर में हम प्रोटोप्लाज्म के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स अर्थात उनके जैविक लक्षणों के बारे में जानेंगे। फिजिकल कैरेक्टर के साथ साथ जीव द्रव्य के कुछ जैविक लक्षण भी होते हैं जो जीवित अवस्था में प्रोटोप्लाज्म होने पर उनमें पाए जाते हैं और वो उसे विशेष लक्षण प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब उत्तेजनशीलता। ये जो गुण है उत्तेजनशीलता या इरिटेबिलिटी, ये प्रोटोप्लाज्म का एक फंडामेंटल और अंतर्निहित इनहेरेंट गुणधर्म होता है। इस गुण के फलस्वरूप ही जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उनमें एक जो भी स्टिमुलेशन होता है, जो उद्दीपन होता है, उसके द्वारा उसमें एक्साइट होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इट पजेसेस अ सेंसिटिविटी टू स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन के लिए इसमें सेंसिटिविटी होती है, एंड एबिलिटी टू ट्रांसमिशन ऑफ एक्साइटेशन एंड एबिलिटी टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई। जिस प्रकार का उद्दीपन होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें रिएक्ट करने की, रेस्पॉन्स करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है, एबिलिटी पाई जाती है। कुछ उद्दीपक जैसे कि हीट, ताप, लाइट, प्रकाश, केमिकल सब्सटेंसेस, रासायनिक पदार्थ और इनके अलावा भी कुछ और कारक होते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म को स्टिमुलेट करते हैं। और जब ये स्टिमुलेट होता है इन फैक्टर से, ताप, लाइट, केमिकल सब्सटेंस आदि से, जब ये स्टिमुलेट होता है तो प्रोटोप्लाज्म का होता है कॉन्टैक्ट होता है, उसमें उसका श्रिंक हो जाता है, संकुचनशीलता उसमें आ जाती है। तो इस प्रकार जीवित अवस्था में प्रोटोप्लाज्म में इरिटेबिलिटी या संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। और ये जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की हम जो बात कर रहे हैं, ये प्रोटोप्लाज्म में उस अवस्था में पाया जाता है जबकि वो जीवित होता है। और हमने ये जाना पिछले लेक्चर में कि प्रोटोप्लाज्म में इस फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, वो जीवन का भौतिक आधार है। हक्सले ने बताया था, हेडविक ने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म में जो होता है वो विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं का ऐसा जटिल कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल मिश्रण होता है जो जीव शक्ति अर्थात जीवन उत्पन्न करता है। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है प्रोटोप्लाज्म की, ये जीवित अवस्था में होती है, जिससे पता चलता है कि हाँ, इसमें जीवन है। इरिटेबिलिटी अर्थात उत्तेजनशीलता के बाद हम एक दूसरे गुण की बात करें, बायोलॉजिकल गुण की, वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन or transmission of excitation from the place of its origin to the region of its reaction। अर्थात कंडक्टिविटी वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई एक्साइटेशन होता है तो वो इसके ओरिजिन वाले स्थान से जहाँ की रिएक्शन होगी वहाँ तक संचरित होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो उद्दीपन किसी जगह पर उद्दीपन दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म को, तो यहाँ से ये एक संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है उसका उस प्लेस पे जहाँ पे की रिएक्शन होती है। तो कंडक्टिविटी के फलस्वरूप ही जो उद्दीपन है वो प्रोटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये संचारित होता है। और ये संचरण कंडक्टिविटी के गुण के कारण ही होते हैं।
कई कोशिकाएं होती हैं जिनके प्रोटोप्लाज्म में ये कंडक्टिविटी या संचरण का गुण पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका में क्या होता है कि जो संचरण होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। उसके बाद मसल सेल्स भी होती है। मसल सेल्स में भी ये जो संचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्टिमुलेशन का संचरण होता है। वहाँ पे एक वेव चलती है डीपोलराइजेशन की, जिसके फलस्वरूप ही उद्दीपन आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो कंडक्टिविटी के फलस्वरूप ही यह संचरण होता है उद्दीपन का एक स्थान से दूसरे स्थान पे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है प्रोटोप्लाज्म की, वो है मूवमेंट अर्थात गति। प्रोटोप्लाज्म पजेस मूवमेंट ड्यू टू साइक्लोसिस। एक प्रोसेस होता है साइक्लोसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवद्रव्य प्रवण। जीवद्रव्य प्रवण द्वारा प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट को देखा जा सकता है। और ये जो साइक्लोसिस का प्रोसेस होता है जीवद्रव्य परिभ्रमण, ये एज, वाटर कंटेंट, जल की मात्रा, हेरिडिटी फैक्टर, आनुवंशिक कारक और उस पर्टिकुलर कोशिका के संगठन या कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। और जीवद्रव्य भ्रमण का जो कारण होता है वो होता है फेज रिवर्सल। फेज रिवर्सल और इलास्टिसिटी, इन फिजिकल करेक्टर्स के कारण इनमें ये मूवमेंट पाया जाता है। साइक्लोसिस की हम बात करें तो साइक्लोसिस या जीवद्रव्य परिभ्रमण दो प्रकार का होता है, एक तो रोटेशन और दूसरा सर्कुलेशन। रोटेशन की प्रक्रिया में ये होता है कि ये प्लांट सेल्स में देखा जाता है कि एक बड़ी वैक्यूल होती है रिक्तिका, और उसके चारों ओर प्रोटोप्लाज्म में या तो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। रोटेशन के केस में एक ही रिक्तिका होती है और उस रिक्तिका में प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा उसके चारों प्रोटोप्लाज्म रोटेट होगा, लेकिन ये जो रोटेशन होगा ये एक डायरेक्शन में होगा, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, या तो वामावर्त होगा या दक्षिणावर्त होगा। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होता है, एट ए टाइम एक ही दिशा में इसका होगा रोटेशन। दूसरा जो है वो है सर्कुलेशन। ये भी साइक्लोसिस का ही एक रूप है। इस केस में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारी वैक्यूल्स पाई जाती है, बहुत सारी रिक्तिकाएँ पाई जाती है। रिक्तिकाओं के चारों ओर प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है और अलग अलग रिक्तिकाओं, ये जो छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं इनके चारों ओर जो प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है ये अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे किसी में क्लॉकवाइज हो रहा है तो किसी का राउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट इसका मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म का हो सकता है। तो रोटेशन और सर्कुलेशन ये साइक्लोसिस के दो रूप होते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं इन दोनों को। ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में बीच में जो ये वाइट एरिया दिख रहा है ये वैक्यूल है, एक्चुअली ये रिक्तिका है। और रिक्तिका काफ़ी बड़े साइज की होती है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका जीव द्रव्य, वो जीव द्रव्य इसकी जो सेल वॉल के पास पास एक लेयर के रूप में ही होता है। और ये जो जीव द्रव्य होता है ये इस केंद्रीय वैक्यूल के चारों ओर ये मूवमेंट करता है। तो ये जो मूवमेंट है ये या तो क्लॉकवाइज हो सकता है जैसा कि इसमें दिखाया गया है, या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जैसे इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और जब ये रोटेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो जीव द्रव्य के साथ साथ इसके जो कोशिकांग भी होते हैं वो मूव करते दिखते हैं। जैसे
लवर या दूसरे जो और कोशिकांग हैं, ये चारों ओर मूवमेंट करते दिखाई देते हैं। ये तो है रोटेशन। और दूसरा सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन का उदाहरण इसे हम यहाँ देख सकते हैं। सर्कुलेशन में ये होता है कि कई सारी वैक्यूल्स होती है प्रोटोप्लाज्म में। ये जैसे यहाँ दे रखा है, ये कई सारी वैक्यूल्स है और इन वैक्यूल्स के चारों ओर जीव द्रव्य का मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट अलग अलग वैक्यूल्स में अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे किसी के चारों ओर क्लॉकवाइज हो रहा है तो किसी के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इस प्रकार का ये दूसरा प्रकार है साइक्लोसिस या जीव द्रव्य परिभ्रमण का। साइक्लोसिस के अलावा भी जीवित अवस्था में कुछ सेल्स में और भी मूवमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबाब गति जिसको बोलते हैं। अमीबाब गति में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म या सेल से एक कूट पाद, जिसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडियम या स्यूडो में एक से ज़्यादा होते तो स्यूडोपोडिया बोलते हैं, तो वो निकलते हैं। उसके साथ साथ बाकी प्रोटोप्लाज्म आगे की ओर मूव करता है। ये जो अमीबाब गति होती है, ये प्रोटोप्लाज्म के सोल और जेल दो अवस्थाएं होती है, जिसको हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया था तो हमने जाना कि सोल और जेल दो अवस्था में ये प्रोटोप्लाज्म हो सकता है। सोल स्टेट के बारे में हमने जाना कि सोल स्टेट तब होती है जबकि जो जल माध्यम जो होता है प्रोटोप्लाज्म में, उसमें जो परिक्षिप्त पदार्थ होते हैं वो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो तब क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म लिक्विड अवस्था में आ जाता है और वो आगे की ओर मूव करता है। लेकिन साइड में ये वापस क्या है, जेल स्टेट में आ जाता है। जेल स्टेट होती है सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट। इस स्टेज में क्या होता है कि जो परिक्षिप्त पदार्थ होता है, यानी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसमें वो रेटिकुलम या स्पंज फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये सॉलिड या सेमी सॉलिड हो जाता है। तो अमीबाब गति भी प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है। उसके अलावा कुछ कोशिकाओं में सीलिया और फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, कशाफ और पक्षमाविकाएँ। सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट के द्वारा भी कुछ सेल्स मूव करती है, कुछ प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। So nutrition involves taking in of the food, digestion and assimilation. न्यूट्रिशन में जो चीज़ें शामिल होती है वो एक तो भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना और उसका एसिमुलेशन यानी विसरण अलग अलग प्रोटोप्लाज्म के या कोशिका के अलग भागों में उसका वितरण। तो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनको जीवित रहने के लिए सेल्स बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म से सेल बनती है, उनको जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो अपना भोजन खुद बना सकती है फोटोसिंथेसिस द्वारा, लेकिन उनको भी फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। और प्रोटोप्लाज्म में ये जो पावर है न्यूट्रिशन का, ये पाया जाता है। न्यूट्रिशन नहीं होगा तो प्रोटोप्लाज्म में अपनी जीवित अवस्था में वो ये नहीं रह पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं और जो करैक्टर है इसका, वो है रेस्पिरेशन। द गैसियस एक्सचेंज दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का एक महत्वपूर्ण गुण है कि ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। ये ऑक्सीजन इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए, भोजन का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जब भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो उसके फलस्वरूप एनर्जी मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा होती है वो जीवन की जो विभिन्न एक्टिविटीज होती है उनके लिए आवश्यक होती है। तो ये रेस्पिरेशन है, ये जीवित अवस्था में प्रोटोप्लाज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल गुण होता है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो जो जीवन की जो बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है, इम्पोर्टेंट जैविक क्रियाएँ हैं, उनके लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी और उस अवस्था में प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, वो मृत हो जाएगा। उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है प्रोटोप्लाज्म की, वो है एक्सक्रीशन। जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट का भी निर्माण होता है। एक्चुअली क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म में हमने जाना कि ये विभिन्न प्रकार के अणुओं और परमाणुओं का एक कॉम्प्लेक्स होता है, विभिन्न पदार्थों का। और प्रोटोप्लाज्म में जीवित अवस्था में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। मेटाबॉलिज्म में वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए अणुओं परमाणुओं का नए पदार्थों का निर्माण होता है या नए पुराने पदार्थ टूटते हैं छोटे। इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में दोनों प्रकार के प्रोसेस चलते रहते हैं। एनाबॉलिज्म में छोटे सरल अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण होता है। कैटाबॉलिज्म में बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे भागों में टूटते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में जब ये चलता रहता है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, तो उसके फलस्वरूप कुछ वेस्ट पदार्थ भी बनते हैं और ये वेस्ट पदार्थ प्रोटोप्लाज्म से या बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ। ड्यू टू सेक्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ सेल, न्यू प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यूसली इंक्रीजेज इन इट्स वॉल्यूम। जब पोषण और दूसरी जो एक्टिविटीज होती है उसके फलस्वरूप प्रोटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है। और जब निरंतर वॉल्यूम बढ़ेगा प्रोटोप्लाज्म का तो उसके फलस्वरूप ग्रोथ भी होती है सेल की, सेल में वृद्धि भी होती है। और वृद्धि होगी तो आगे ये तो कोशिकाओं में विभाजित भी हो जाता है। इसको हम यहाँ देखते हैं रिप्रोडक्शन में। प्रोटोप्लाज्म में या बहुत से जीव की हम बात करें तो उनमें एसेक्सुअल व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही जनक द्वारा ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। सेक्सुअल में मेल और फीमेल दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं जिनके मिलने से जाइगोट बनता है और वहाँ से फिर आगे नए जीव की शुरुआत होती है। रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप ही जो जीव होते हैं अपने समान संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है जीवित अवस्था में प्रोटोप्लाज्म की। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में प्रोटोप्लाज्म की जो विभिन्न बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में अध्ययन किया। ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि ये बताती है कि प्रोटोप्लाज्म या जीव जीवित अवस्था में या नहीं। अगर जीवित अवस्था में है तो उनमें ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ या जैविक गुण पाए जाएंगे। अगर जैविक गुण नहीं पाए जाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि प्रोटोप्लाज्म या जीव अब जीवित अवस्था में नहीं है।